आपके टीजीटी, पीजीटी और बाकी सारे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। और इस एंजियोस्पर्म में आप जानते हैं कि कितने पार्ट हम लोग को पढ़ने होते हैं, आप सब जानते ही हैं। जो एंजियोस्पर्म है, इसमें जो पढ़ना होता है आपको, एक पढ़ना होता है मॉर्फोलॉजी, फिर आपको पढ़ना होता है टैक्सोनॉमी, के बाद से हम लोग पढ़ते हैं एनाटॉमी, के बाद आप लोग पढ़ते हैं एम्ब्रियोलॉजी, जिसको हम लोग लाइफ हिस्ट्री ऑफ एन एंजियोस्पर्मिक प्लांट भी कहते हैं। तो एनाटॉमी यहाँ पर पढ़ा जाता है। और लास्ट में आप जानते हैं इसका टॉपिक है इकोनॉमिक बॉटनी। क्या इसको हम लोग इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एंजियोस्पर्म भी कह लेते हैं। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एंजियोस्पर्म, इंपॉर्टेंस ऑफ एंजियोस्पर्म, ये होता है। और इससे आप जानते हैं कि अपने एग्जाम में, चाहे जो भी आपका एग्जाम हो, टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, एलटी, जीआईसी, जितने भी हैं, सब में ढेर सारे क्वेश्चन आप जानते हैं मिलता है। और एक मेजर पोर्शन हमारे सिलेबस का कवर करता है। तो एक एक करके हम लोग सारे टॉपिक्स इसमें से पढ़ेंगे, जिसमें से अपना जो आज हम स्टडी करने वाले हैं वो आपका टॉपिक यहाँ पर है एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एन एंजियोस्पर्म, एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एन एंजियोस्पर्म। इस तरह से हम लोग एम्ब्रियोलॉजी की बात यहाँ पे आज करेंगे। एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी की बात करेंगे। देखिए, अगर सीक्वेंस की बात कहा जाए, अगर आपको पूरी बायो को सिस्टमेटिकली स्टडी करना है तो सबसे पहले देखिए, ध्यान दीजिए आप लोग, बॉटनी में दो टॉपिक पे हमारे पास बेसिक कमांड होना चाहिए। एक हमारा जो टिश्यू सिस्टम होता है या एनाटॉमी कह लीजिए, ये वाला टॉपिक एनाटॉमी, और दूसरा होता है एम्ब्रियोलॉजी। इन दो टॉपिक पे हमारा बढ़िया कमांड होना चाहिए। और उसके बाद से फिर मार्फोलॉजी, टैक्सोनॉमी, फिर जो फैमिलीज वगैरह हैं वो तो अपना चलता ही रहता है। तो हम लोग सबसे पहले आज हम लोग एम्ब्रियोलॉजी की बात शुरू कर रहे हैं और ये टॉपिक हम लोग कंटिन्यूअसली चलाएंगे। तो इस तरह से हम इसमें सबसे पहले यहाँ पे एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म की बात हम यहाँ पे करने चल रहे हैं। अब देखिए, इसमें क्या होता है, जो एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म है, इसी को हमको लिखा मिल जाता है लाइफ हिस्ट्री ऑफ एन एंजियोस्पर्मिक प्लांट, है ना। तो इसको हम दो टर्म इसके लिए यूज किया जाता है। एक हम जनरली जो बोलते हैं कि हम एम्ब्रियोलॉजी पढ़ रहे हैं, एम्ब्रियोलॉजी, और ऐसे ही बुक्स में आपको मिलेगा इसके लिए एक नया टर्म, उसका नाम है लाइफ हिस्ट्री ऑफ एन एंजियोस्पर्मिक प्लांट। लाइफ हिस्ट्री, लाइफ हिस्ट्री ऑफ एन एंजियोस्पर्मिक प्लांट, जो स्पर्मिक प्लांट। ये दोनों टर्म जो है सिनोनिमस हैं। इसी को हम लोग एम्ब्रियोलॉजी भी कहते हैं और इसी को हम लोग लाइफ हिस्ट्री भी कहते हैं। यही एम्ब्रियोलॉजी है और इसी को हम लोग लाइफ हिस्ट्री ऑफ एन एंजियोस्पर्मिक प्लांट भी कहते हैं। दोनों जो टर्म्स हैं वो सिनोनिमस हैं। अब देखिए, इसमें स्टडी हम लोग को क्या करना होता है। इसमें सबसे पहले आप याद रखिए, जैसे मान लिया हम मेल पार्ट की बात करें तो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, आप जानते हैं, हम सब लोग जानते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन हमारा स्टैमेन होता है फ्लावर का। तो इसमें मेल सेक्स ऑर्गन जो स्टैमेन होता है, देखिए प्लांट के एम्ब्रियोलॉजी में और एनिमल एम्ब्रियोलॉजी में एक बेसिक डिफरेंस ये है, एनिमल में आप देखते हैं कि वहां पे सीधे सीधे सेक्स ऑर्गन से वहां पे गैमिट्स का फॉर्मेशन हो जाता है। आप कहते हैं कि ओवम मदर सेल है, उससे ओवम बन जाते हैं, ऐसे स्पर्म मदर सेल से स्पर्म बन जाते हैं। लेकिन प्लांट में ऐसा नहीं है। यहाँ पे पहले, यहाँ पे गैमिट्स नहीं बनते हैं, यहाँ पर पहले स्पोर्स बनते हैं। इसलिए जो प्लांट की एम्ब्रियोलॉजी थोड़ी सी लेंदी होती है।
तो इसमें देखिए क्या होता है, आप जानते हैं कि जो मेल सेक्स आर्गन है, मान लीजिए हम बात क्या कर रहे हैं, ये मेल सेक्स आर्गन है, मेल सेक्स आर्गन को हम लोग कहते हैं स्टैमेन है, स्टैमेन। इस मेल सेक्स आर्गन की स्ट्रक्चर हम सब जानते हैं, वो होता है, आपने देखा है कि आपने पढ़ा है कि यहाँ पर एक ये फिलामेंट होता है, और इस फिलामेंट में आप देखते हैं यहाँ पर ऐसे इस तरह से ऐसे सर होता है, और इसके दो कंपार्टमेंट्स होते हैं, और ये यहाँ पे कनेक्टिव होती है। इस तरह से हम सब जानते हैं कि जो मेल सेक्स आर्गन जिसको हम लोग कहते हैं स्टैमेन्स कहते हैं, और ग्रुप ऑफ स्टैमेन को हम लोग कहते हैं एंड्रोशियम। फिर जो मेल सेक्स आर्गन है, इसके इस पार्ट को हम सब लोग कहते हैं फिलामेंट, ये फिलामेंट हो गया। आप इसको कहते हैं कि एंथर है, ये एंथर, और इन दोनों को कनेक्ट करने वाले को हम लोग कनेक्टिव कहते हैं, ये है। तो इसमें हमारा जो मेन जो हमको पढ़ना है, वो इस एंथर के अंदर कैसे कैसे स्पोर्स का डेवलपमेंट होता है। तो एंथर की पूरी स्ट्रक्चर आप पढ़ेंगे। जनरली एंथर जो होता है, आपने पढ़ा है डाइथिकस होते हैं, मतलब दो उसके अंदर कंपार्टमेंट होते हैं। फिर आप कहते हैं उसमें 4 स्पोरेंज माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। तो एंथर के पूरी स्ट्रक्चर के बारे में हमको जानना होता है, और फिर उस एंथर के अंदर किस तरह से माइक्रोस्पोर मदर सेल्स डिफरेंशिएट होती हैं। उन माइक्रोस्पोर मदर सेल से आगे चल के होता है मियाटिक, उसमें तो अब बनता है माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। फिर वो जो माइक्रोस्पोर बनते हैं वो आगे चल के आप जानते हैं कि कन्वर्ट होते हैं पॉलन ग्रेन्स में। तो ये स्टेप थोड़ा सा आपको हम लिख के दिखा रहे हैं कि कैसे कैसे हमको यहाँ पर आगे बढ़ना होता है, ऐसे बढ़ा जाता है। तो देखिए इसमें करना आपको ये होता है ऐसे कि अगर मान लीजिए हमारे पास ये एंथर है, और अगर एक मेच्योर एंथर का अगर हम टीएस अगर काट दें, अगर मान यहाँ से अगर हम टीएस काट दें इसका, तो इसमें हम लोग हमको क्या दिखाई पड़ेगा एक मेच्योर एंथर में। तो मेच्योर एंथर में हमको जो दिखाई पड़ेगा वो देखिए है, मेच्योर एंथर में ऐसे आपको और इस तरह से ऐसे आपको कंपार्टमेंट दिखाई पड़ेंगे इस तरह से ऐसे। तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं कहीं से, इसके दो पार्ट आप कर लीजिए, इसको हम लोग कहते हैं लोब, एक लेफ्ट लोब है और एक राइट लोब है। इसमें से जो लेफ्ट लोब यानी कि इसको थीका भी कहा जाता है, हम कह सकते हैं मान लीजिए हमारा ये लेफ्ट लोब है, लेफ्ट लोब कह लीजिए अथवा थीका कह लीजिए, थीका। और ये वाला जो इसके जो हमने डॉट लिखा है, डॉट के राइट साइड में हमारा ये राइट लोब है, या राइट थीका हम कह लें इसको। तो जनरली आप देख रहे हैं कि जो एंथर होता है उसमें दो लोब होते हैं, और दो लोब को हम टेक्निकली क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं डाइथीकस, है ना। तो टर्म हमारा क्या हो गया, टर्म हमारा हो गया डाइथीकस, ध्यान दीजिएगा। एंथर में 2 लोब्स होते हैं, और इसी लोब को हम क्या बोलते हैं डाइथीकस। तो एक नॉर्मल एंथर होता है, होता है डाइथीकस, डाइथीकस, ध्यान दीजिएगा, डाइथीकस, थीका मतलब लोब, एक लेफ्ट में और एक राइट में, ये हमारा हो गया डाइथीकस। उसके बाद देखिए हर लोब के अंदर देखिए एक माइक्रोस्पोरेंजियम यहाँ हो गई, दूसरी यहाँ पर हो गई, ऐसे तीसरी माइक्रोस्पोरेंजियम देखिए यहाँ पे हो गई, और फोर्थ वाली हमारी हो गई यहाँ 4 हो गई। तो इस तरह से आप देख रहे हैं एक जो नॉर्मल एंथर होता है उसमें नंबर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम 4 होते हैं। 1, तो हमने सर्किल किया है रेड कलर देखिए जैसा, 1, 2, 3 एंड 4। तो ये अगर इसको अगर मैं कह रहा हूं कि माइक्रोस्पोरेंजियम है, माइक्रोस्पोरेंजियम, तो इस तरह से इनका नंबर कितना हो गया 4। देखिए ये आपका फर्स्ट, सेकंड माइक्रोस्पोरेंजियम, थर्ड माइक्रोस्पोरेंजियम और फोर्थ माइक्रोस्पोरेंजियम। तो इसका नंबर कितना हो गया 4, से बोला जाएगा टेट्रास्पोरेंजिएट। तो डाइथेकस एंड टेट्रास्पोरेंजिएट, टेट्रास्पोरेंजिएट। एक नॉर्मल एंथर की विशेषता याद रखिएगा, नॉर्मल एंथर ऑफ एन एंजियोस्पर्मिक प्लांट इज डाइथेकस एंड टेट्रास्पोरेंजिएट, डाइथेकस एंड टेट्रास्पोरेंजिएट। मतलब इसमें 2 लोब होते हैं, देखिए हमने इसके दिखाया लेफ्ट में और राइट में।
हर लोग में आप देख रहे हैं कि दो दो माइक्रोस्पोरेंजियम होती है। तो इस लेफ्ट वाले पार्ट में दो माइक्रोस्पोरेंजियम और राइट वाले पार्ट में भी दो माइक्रोस्पोरेंजियम, हो गई चार। साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। एक मेच्योर एंथर का अगर हम ट्रांसफर सेक्शन काटेंगे, आप लोगों ने अपने बीएससी के क्लासेस में, बीएससी में भी आपने अगर खुद एक्सपेरिमेंट किया होगा, एंथर का टीएस काट के अगर माइक्रोस्कोप में देखा जाए तो आपको बात आसानी से देखने को मिल जाती है। नॉर्मल एंथर कैसा होता है? डाइथिकस, मतलब दो यहाँ पे थीका है, एक लेफ्ट और एक राइट वाला, और टेट्रा स्पोरेंजिएट, यानी चार यहाँ पे हो जाती हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। ये बात याद रखिए। लेकिन एक बात याद रखिएगा, एक फैमिली आप जानते हैं मालवेसी, मालवेसी। तो मालवेसी फैमिली में क्या होता है, का बस आधा पार्ट खाली होता है, यानी वहां पर एक ही यहाँ पर थीका होता है और दो माइक्रोस्पोरेंजियम होती है। ये तो जनरल बात आपने कह दिया कि डाइथीकस और टेट्रास्पोरेंजिएट होता है एंथर, लेकिन एक्सेप्शंस हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं, और मालवेसी में इसका एक्सेप्शन हमको मिलता है। और याद रखिएगा, जो फैमिली मालवेसी है, फैमिली मालवेसी में बस खाली ये एक, खाली बस एक ही यहाँ पे लोग होता है। तो आप याद रखिएगा, इन मालवेसी, फैमिली मालवेसी, इन फैमिली मालवेसी, क्या बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बार बार क्वेश्चन में पूछा गया है, देख लीजिएगा आप लोग। इन फैमिली मालवेसी एंथर कैसा, ध्यान दीजिएगा, एंथर जो होता है यहाँ पर, एंथर होता है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, मोनोथीकस। अभी ऊपर बोल रहे थे डाइथीकस, नॉर्मल जो एंथर होता है डाइथीकस होता है, बट इन फैमिली मालवेसी एंथर हमारा होता है मोनोथीकस, मोनोथीकस। और स्पोरेंजियम, नंबर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया यहाँ पे दो होती है, तो बोलते हैं डाई या बाई स्पोरेंजिएट, मोनोथीकस एंड बाई स्पोरेंजिएट, बाई स्पोरेंजिएट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको ढंग से याद रखेंगे कि जनरली एंजियोस्पर्मिक एंथर इज डाइथिकस एंड टेट्रास्पोरेंजिएट, दो लोब और चार माइक्रोस्पोरेंजिया होता है। लेकिन जो फैमिली मालवेसी के जो मेंबर्स होते हैं, आपने गुड़हल पढ़ा होगा, है ना, गुड़हल है, आप जानते हैं, आपका लेडीज फिंगर, भिंडी है, ये सब बड़े पॉपुलर प्लांट्स हैं। तो इस तरह से यहाँ क्या होता है, इस फैमिली मालवेसी में जो एंथर होता है, इसका आधा पार्ट खाली होता है, मतलब जो थीका होता है वो केवल एक होता है, मोनोथीकस, और इसमें माइक्रोस्पोरेंजिया यहाँ पे केवल दो होती है, तो यहाँ पे एंथर होता है मोनोथीकस एंड बाइस्पोरेंजिया। ठीक है ना, आई थिंक मेरी बात आप समझ गए होंगे। जनरली एंथर होता है डाइथिकस एंड टेट्रास्पोरेंजिएट, जबकि मालवेसी के मेंबर में जो एंथर होता है मोनोथीकस एंड बाइस्पोरेंजिएट। ठीक है, अब देखिए अगली एक और एक्सट्रीम कंडीशन हमको मिलती है एंजियोस्पर्म में। आप जानते हैं तो आर्स्यूथोबियम माइन्यूटिसिमम प्लांट है, आप जानते हैं, तो स्मॉलेस्ट हम जानते हैं कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, तो जिसको हम स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्मिक प्लांट करें, याद रखिएगा, वो है आर्स्यूथोबियम माइन्यूटिसिमम। ठीक है, यहाँ पर ये वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इन आर्स्यूथोबियम, ये सब पॉइंट आपको याद होने चाहिए। आर्स्यूथोबियम, आर्स्यूथोबियम माइन्यूटिसिमम, तो नाम यही है, इन माइन्यूटिसिमम जो होता है, कम से कम आर्स्यूथोबियम याद रखिए, आर्स्यूथोबियम पूरा नाम है आर्स्यूथोबियम माइन्यूटिसिमम। में जो एंथर होता है उसमें खाली इतना सा पार्ट होता है, बस इतने पार्ट होता है, यानी वहां पे मोनोस्पोरेंजिएट एंथर होता है। एक्सट्रीम कंडीशन है और बहुत इंपॉर्टेंट है ना। यहाँ पे एंथर कैसा होता है, यहाँ का जो एंथर होता है वो होता है क्या, मोनोस्पोरेंजिएट, मोनोस्पोरेंजिएट, बात आप ढंग से याद रखेंगे, है ना। तो हम लोगों ने बात क्या देखा, हमने देखा
जनरली जो एंथर होता है, जनरली जो होता है वो एंथर आपका होता है 2 लोब वाला, यानी कि 2 थीका वाला, जिसे हम कहते हैं डाइथिकस एंड टेट्रास्पोरेंजिएट। ये जनरली है, जनरल फीचर है, कॉमन फीचर जो एंथर का है तो यही है, डाइथिकस एंड टेट्रास्पोरेंजिएट। लेकिन याद रखिएगा इन फैमिली मालवेसी, हमने कहा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ढंग से याद रखेंगे कि जो फैमिली मालवेसी है, मालवेसी, इसमें एंथर कैसा होता है याद रखिएगा। तो जो जनरल जो एंथर होता है उसका आधा पार्ट खाली ये मालवेसी में पाया जाता है, तो आपका एंथर यहां पर हो जाता है मोनोथीकस, खाली एक ही थीका है, ये वाला थीका, और स्पोरेंजिया का नंबर 2 हो जाता है। तो मोनोथीकस एंड बाइस्पोरेंजिएट, ये मालवेसी का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ना। आप लोगों को अगर फैमिली, देखिए अगर थोड़ा थोड़ा चीजों को अगर आप एग्रीगेट करते रहे तो आपको फैमिली भी, ढेर सारी फैमिली के कैरेक्टर आपको जगह जगह मिल जाते हैं। जैसे अगर आप मार्फोलॉजी पढ़ रहे हैं ढंग से, तो मार्फोलॉजी में जब आप पढ़ेंगे, कैरेक्टर पढ़ेंगे, तो उसमें से हर फैमिली का एक्सक्लूसिव फीचर मिलता जाता है। तो मालवे आप जैसे आपने मार्फोलॉजी पढ़ा, इम्ब्रियोलॉजी पढ़ा, तो इस समय आपको फैमिली के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स वहां पे मिलते जाते हैं, और उसी को अगर हम देखते रहें तो पूरे फैमिली का कैरेक्टर हमारा हो जाता है। फैमिली में बहुत ज्यादा हमको परेशान नहीं होना पड़ता है, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ जो जनरली एंथर हमारा होता है डाइथिकस एंड टेट्रास्पोरेंजिएट, लेकिन जो फैमिली मालवेसी है वहां पे इसका खाली आधा हिस्सा होता है। वहां पे फैमिली मालवेसी में एंथर होता है वो मोनोथिकस एंड बाइस्पोरेंजिएट होता है, ठीक है ना। और एक और एक्सट्रीम केस है, उसको आपको याद होना चाहिए, वो है आपका प्लांट आर्शुथोबियम, आर्शुथोबियम माइन्यूटिसिमम प्लांट है आपका, ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या होता है, खाली बस इतने पार्ट होता है, बस यही खाली पार्ट होता है, यानी यहाँ जो एंथर होता है ध्यान दीजिएगा वो कैसा होता है, मोनोस्पोरेंजिएट होता है। एंथर यहाँ पर होता है मोनोस्पोरेंजिएट, ठीक है ना। आई थिंक ये आप मेरी बात समझ गए होंगे। क्या कहा, अगर आप एक मेच्योर एंथर का ट्रांसफर सेक्शन काटेंगे, आपको यही फिगर आपको दिखाई पड़ेगी अपने माइक्रोस्कोप के नीचे, है ना। के बीच में हमने यहाँ पे एक सेट आउटलाइन कर दिया, उसका यहाँ पार्टीशन पॉइंट है, लेफ्ट वाला एक थीका कहलाएगा और राइट वाला एक थीका कहलाएगा। थीका कितने हो गए, 2, एक लेफ्ट में और एक राइट में। मतलब इस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो लाइन ड्रा किया हुआ है, तो इस लाइन के लेफ्ट में एक और एक राइट में 2 हो गया, थीका का नंबर हो गया 2, कहते हैं हम लोग डाइथिकस। और देखिए हर थीका के अंदर यहाँ पे 2 स्पोरेंजिया होती है, देखिए एक माइक्रोस्पोरेंजिया हो गई और एक ही हो गई। का पूरा डेवलपमेंट आपको पढ़ना होगा, एंथर का डेवलपमेंट कैसे होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम का डेवलपमेंट कैसे होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट कैसे होता है, सारी बातें हम लोग को पढ़ना पड़ेगा, है ना। एक थीका में आप देख रहे हैं 2 माइक्रोस्पोरेंजियम होती है, एक थीका में 2 माइक्रोस्पोरेंजियम, दोनों मिलकर हो जाएगा हमारा 4, 1 2 4 4। इस तरह से हमने इसको कैरेक्टराइज कैसे कर दिया। नॉर्मली एंथर जो होता है वो होता है डाइथिकस एंड टेट्रास्पोरेंजियम, लेकिन ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो फैमिली मालवेसी होती है, फैमिली मालवेसी में ऐसा नहीं होता, वहां एंथर में 2 लोग और 4 माइक्रोस्पोरेंजिया नहीं होते हैं, खाली बस ये आधा वाला पार्ट पाया जाता है, वहां पे थीका होता है केवल एक, तो आपका एंथर हो गया मोनोथिकस और स्पोरेंजिया का नंबर हो गया 2, हो गया आपका बाई, यानी मालवेसी का एक कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है ना। और इसी प्रकार से और एक एक्सट्रीम कंडीशन मिलती है, एक प्लांट है उसका नाम है आर्स्यूथोबियम माइन्यूटिसिमम, प्लांट में खाली बस सिर्फ एक माइक्रोस्पोर, खाली बस एक माइक्रोस्पोर है, वहां एंथर होता है कैसा, मोनोस्पोरेंजिएट। ये सब एक्सट्रीम कंडीशंस हैं, एक्सेप्शंस हैं। जनरल ये डाइथिकस एंड टेट्रास्पोरेंजिएट, मालवेसी में मोनोथिकस एंड बाइस्पोरेंजिएट, और आर्थ्रोथोबियम में मोनोस्पोरेंजिएट एंथर पाया जाता है, ठीक है ना। ठीक है, इतनी बात होती है। अब देखिए, अब इसमें कुल हम लोग को एक एक करके देखना होगा,
और वो बात देखिए कुछ ऐसे है, बात ये होती है सबसे पहले हम लोग को पढ़ना होता है, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हमको पढ़ना होता है डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे एक टेक्निकल बात है हम आपसे कर, देखिए जिन प्लांट्स में ओनली वन टाइप का स्पोर बनता है वो कहलाते हैं होमोस्पोरस प्लांट, यानी जिस प्लांट में सारे स्पोर एक जैसे होते हैं वो कहलाते हैं होमोस्पोरस, ठीक है ना। ये होमोस्पोरस प्लांट और होमोस्पोरी आप याद रखिए, होमोस्पोरस, होमोस्पोरस प्लांट्स का मतलब हम क्या समझेंगे, प्लांट यानी कि द प्लांट इन ऑल द स्पोर्स आर सिमिलर, है ना। आप क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका प्लांट्स in which all the spores are similar, which all the spores are similar, सारे स्पोर यहाँ पे एक जैसे हैं, सारे स्पोर यहाँ पे एक जैसे हैं, है ना, कोई छोटा और बड़ा नहीं है। याद रखिएगा, एल्गी से लेकर के ब्रायोफाइटा तक याद रखिएगा, आप जब आप प्लांट ग्रुप्स पढ़ेंगे तो आपको याद होगा, एल्गी में जो मेंबर्स होते हैं और जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उनके सारे जो प्लांट हैं उनमें केवल एक ही तरह का स्पोर बनता है। याद करिए, आपने कभी भी एल्गी में माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर वर्ड यूज नहीं किया होगा। ऐसे ही जब आप ब्रायोफाइट पढ़ते हैं तो वहां पर भी आप माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर वर्ड यूज नहीं करते हैं, हा? ये जो प्लांट जिसको आप जो आप नाम लिखा है इसका एग्जाम्पल क्या बनेगा, इसका जो एग्जाम्पल है जो आपको जरूर याद रखना चाहिए है आपका एल्गी एंड ब्रायोफाइट्स। एल्गी ब्रायोफाइट से तो 100% हो गए, लेकिन याद रखिएगा टेरिडोफाइट्स में भी कुछ टेरिडोफाइट्स जो होते हैं, कुछ क्या कह लीजिए बल्कि ज्यादातर कह लीजिए, जैसे मान लीजिए आपने पढ़ा होगा फर्न, है ना, फर्न आपने पढ़ा होगा, ऐसे आपने इक्विसिटम पढ़ा होगा जो टेरिडोफाइट है, तो इनमें स्पोर कैसे होते हैं, ये होमोस्पोरस प्लांट हैं, यहाँ पे खाली एक तरह का स्पोर बनता है। लेकिन उसी टेरिडोफाइटा में याद करिए जब आपने पढ़ा होगा फिलेजिनेला या आपने पढ़ा होगा मार्सिलिया, वहां पे स्पोर दो तरह के बनते हैं, स्मॉल साइज के माइक्रोस्पोर तो आगे चल करके मेल गैमेट बनाते हैं, और फिर आप जानते हैं कि लार्ज साइज के मेगा स्पोर। माइक्रोस्पोर को हम लोग मेल स्पोर कहते हैं और मेगा स्पोर को हम लोग फीमेल स्पोर कहते हैं, ठीक है ना। तो सारे के सारे एल्गी, सारे ब्रायोफाइट्स और कुछ कह लीजिए कुछ जो होते हैं टेरिडोफाइट्स, एग्जांपल्स होते हैं जो मैंने बताया आपको, टेरिडोफाइट्स, ये आपको ढंग से याद होना चाहिए कि होमोस्पोरस प्लांट क्या होते हैं, ऐसे प्लांट केवल एक ही तरह का स्पोर बनता है, वहां पे स्मॉलर माइक्रोस्पोर और लार्जर मेगास्पोर जैसी कोई बात नहीं होती। कहाँ कहाँ ऐसा होता है याद रखिए, सारे के सारे एल्गी में होता है, जो एल्गी होते हैं, एल्गी हमारे होमोस्पोरस प्लांट है, एल्गी, है ना। तो एल्गी हैं, सारे के सारे ब्रायोफाइट्स हैं, और कुछ टेरिडोफाइट्स ऐसे होते हैं, है ना, कुछ टेरिडोफाइट्स भी ऐसे होते हैं। लेकिन टेरिडोफाइट्स आप जानते हैं टेरिडोफाइटा एक ऐसा ग्रुप है, याद रखिएगा। अब थोड़ा आप ये डाउट मत करिएगा कि हम जियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म से पढ़ाते पढ़ाते यहाँ कहाँ पहुंच गए, हाँ पढ़ना पड़ेगा, कोरिलेट करना पड़ेगा ना सब्जेक्ट को। आप भी ऐसे करिएगा, कंपटीशन में पूछा जाता है और ये बार बार पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट, और तो गलती करते हैं कौन होमोस्पोरस प्लांट है कौन, तो याद रखिए थोड़ा समय इसको यहाँ पे मैं इंट्रोड्यूस कर दे रहा हूँ। ऐसे प्लांट देखो सब लिख भी दिया है कि प्लांट्स इन विच ऑल द स्पोर्स आर सिमिलर, सब के सब एक जैसे होते हैं, कोई स्मॉलर और लार्जर नहीं होता, है ना, ये कहलाते हैं होमोस्पोरस प्लांट्स, है ना। एग्जाम्पल में सारे एल्गी, सारे ब्रायोफाइट्स और कुछ टेरिडोफाइट, जैसे हमने एग्जाम्पल बताया आपको, टेरिडोफाइट में कौन, इक्विसिटम और फर्न, ये दोनों होमोस्पोरस प्लांट हैं। एग्जाम्पल हम लिख लें, अगर मान लीजिए यहाँ पे
टेरिडोफाइट की बात हम कर रहे हैं। प्लांट आप याद कर लीजिए, आपका फर्न है, होमोस्पोरस है, और इसी प्रकार से तो आप पढ़ते हैं इक्विस्टिटम। बॉटनी में मेंबर्स के नाम याद करना बड़ा जरूरी है ना। फर्न्स और इक्विस्टिटम ये प्लांट जो होते हैं ये होमोस्पोरस प्लांट्स होते हैं। अब देखिए इसी टेरिडोफाइटा में आपने कहा ना कि सम टेरिडोफाइट, कुछ टेरिडोफाइट में यहाँ पर होमोस्पोरस है, होमोस्पोरी है, लेकिन उसी टेरिडोफाइट में मैंने बताया कि जो प्लांट है और मार्सिलिया प्लांट है, आइसोइड्स, प्लांट याद रखेंगे आप लोग। वो तीन प्लांट कौन कौन से अभी मैं लिखूंगा, एक है सिलेजिनेला, दूसरा है मार्सिलिया, और तीसरा है आइसोइड्स। तीन प्लांट ऐसे हैं जो आपको याद रखना चाहिए। यहाँ पर दो तरह के स्पोर बनते हैं, स्मॉल साइज वाले माइक्रोस्पोर और लार्ज साइज वाले मेगास्पोर। याद रखिएगा, जब प्लांट में दो तरह के स्पोर बनने लगे तो कहते हैं हम लोग हेटेरो प्लांट, हेटेरो, डिफरेंट टाइप के स्पोर बन रहे हैं, स्मॉल साइज वाले माइक्रोस्पोर, लार्ज साइज वाले मेगास्पोर। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। हेटेरोस्पोरी बिगिन फ्रॉम एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, एंजियोस्पर्म। कहाँ शुरुआत होती है, टेरिडोफाइटा से। टेरिडोफाइटा से ही आप जानते हैं हेटेरोस्पोरी की शुरुआत होती है। टेरिडोफाइटा एक ऐसा प्लांट ग्रुप याद रखिएगा जहां पे तीन बातों की शुरुआत होती है। टेरिडोफाइट्स वो प्लांट हैं जहां से आप रूट, स्टेम और लीफ की बात करना शुरू करते हैं। इसके पहले के जो प्लांट होते हैं रूट, स्टेम और लीफ नहीं पाए जाते। टेरिडोफाइटा ही वो पहला प्लांट ग्रुप है जहां पे आप कहते हैं कि और लीव्स आर प्रेजेंट। ये बात याद रखिएगा। दूसरी बात क्या बोल रहे हैं जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट हम बोल रहे हैं, यहीं से हेटेरोस्पोरी की शुरुआत होती है, याद रखिएगा। तो हेटेरोस्पोरस, ध्यान दिए वर्ड हमारा है हेटेरोस्पोरस। हेटेरोस्पोरी आप कह सकते हैं, प्लांट को बोलते हैं हेटेरोस्पोरी, और प्लांट कहलाता है हेटेरोस्पोरस। ध्यान दीजिएगा, हेटेरोस्पोरस। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है बार बार, हेटेरोस्पोरी बिग फ्रॉम, हेटेरोस्पोरी की शुरुआत कहां से होती है, तो याद रखिएगा हेटेरोस्पोरी बिग फ्रॉम टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइटा से शुरू होती है। याद रखिएगा बिगिंस फ्रॉम टेरिडोफाइट्स या टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा से इसकी शुरुआत होती है। यानी टेरिडोफाइटा में दोनों दोनों तरह के प्लांट हैं, होमोस्पोरस प्लांट भी हैं, फर्न और इक्विस्टिटम, और हेटेरोस्पोरस प्लांट्स भी हैं टेरिडोफाइटा में। आपने क्या लिखा, हेटेरोस्पोरी बिगिंस फ्रॉम टेरिडोफाइटा। और इसमें आपको तीन प्लांट के नाम याद रखना चाहिए। यानी अगर मैं इसका एग्जांपल अगर दिखाना चाहूं आपको, याद रखिएगा पहला प्लांट आपका है लेजिनेला, लेजिनेला प्लांट है, यहाँ पर हेटेरोस्पोरी पाई जाती है। ऐसे याद रखिएगा। दूसरा एग्जांपल जो आपका प्लांट है मार्सिलिया, मार्सिलिया में भी हेटेरोस्पोरी होती है। और एक प्लांट आप और याद रखेंगे आइसोइड्स, आइसोइड्स, यहां पर भी हेटेरोस्पोरी होती है। ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बचा, क्या क्या बना, हेटेरोस्पोरी किसे कहते हैं, याद रखिएगा ऐसी घटना जिससे दो तरह के स्पोर बनते हैं। और हेटेरोस्पोरस प्लांट्स क्या होते हैं, ऐसे प्लांट जहां पर दो तरह के स्पोर पाए जाते हैं या दो डिफरेंट टाइप के स्पोर पाए जाते हैं। कौन कौन, स्मॉलर माइक्रोस्पोर एंड लार्जर मेगास्पोर। दो तरह के या दो डिफरेंट टाइप के स्पोर मिलते हैं, हम कहते हैं हेटेरोस्पोरी कहते हैं। इवेंट कहलाती है हेटेरोस्पोरी, और जो प्लांट है वो कहलाते हैं प्लांट। तो याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हेटेरोस्पोरी की शुरुआत कहां से होती है, तो आपका आंसर है कहां से, टेरिडोफाइटा से। वो कौन से प्लांट हैं जो हेटेरोस्पोरस हैं टेरिडोफाइटा के, ये तीन प्लांट याद रखिए, सिलेजिनेला, सिलेजिनेला, मार्सिलिया और आइसोइड। टेरिडोफाइटा के होमोस्पोरस प्लांट कौन है, ये फर्न और इक्विस्टिटम। का मतलब टेरिडोफाइटा एक ऐसे प्लांट का ग्रुप है जहां पे दोनों तरह के प्लांट हैं, होमोस्पोरस भी हैं और हेटेरोस्पोरस भी हैं, दोनों तरह के प्लांट्स हैं, तरह के प्लांट्स यहाँ पर। आई थिंक आपको प्रॉब्लम इसमें होनी चाहिए।
है ना। अब इसके बाद से अगला नंबर आता है एंजियो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म का। इसके सारे प्लांट कैसे होते हैं? हेटेरोस्पोरस होते हैं। हेटेरोस्पोरी की शुरुआत कहाँ से हुई? टेरिडोफाइटा से हुई। रूट स्टेम लीफ की शुरुआत कहाँ से हुई? टेरिडोफाइटा से हुई। और एक और बात है, वेस्कुलर बंडल या वेस्कुलर सिस्टम या स्टीलर सिस्टम कह लीजिए उसको, बात जो होती है टेरिडोफाइटा से ही। टेरिडोफाइटा में 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको याद करने के हैं। पहला, हेटेरोस्पोरी की शुरुआत जो होती है, इसी हेटेरोस्पोरी को सीड हैबिट भी कहा जाता है। टेरिडोफाइटा पढ़ते समय सारी बातें हम लोग देखें। हेटेरोस्पोरी को हम सीड हैबिट भी कहते हैं। शुरुआत भी टेरिडोफाइटा से होती है। प्लांट्स में ट्रू रूट स्टेम और लीफ की शुरुआत वो भी जो होती है टेरिडोफाइटा से ही होती है। ये पहले के प्लांट ग्रुप में हम लोग रूट वर्ड यूज नहीं करते। और इसी प्रकार से जो वेस्कुलर सिस्टम जिसको हम लोग वहां पे बोलते हैं सिस्टम, उस स्टीलर सिस्टम की शुरुआत भी जो होती है फाइटा से, है ना। तो टेरिडोफाइटा में दोनों तरह के प्लांट हैं, होमोस्पोरस और हेटेरोस्पोरस। जिम्नोस्पर्म कैसे हैं? हेटेरोस्पोरस। एंजियोस्पर्म कैसे हैं? हेटेरोस्पोरस। तो हम लोग जो एम्ब्रियोलॉजी या एंजियोस्पर्म की बात कर रहे हैं, तो रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट भी कहा जाता है। वहां पे स्पोर दो तरह के बने, स्मॉलर स्पोर कहलाते हैं माइक्रोस्पोर और लार्जर स्पोर कहलाते हैं मेगास्पोर, है ना। सारे एंजियोस्पर्म कैसे हैं? हेटेरोस्पोरस हैं। वहां कोई होमोस्पोरस प्लांट नहीं है, सबके सब हेटेरोस्पोरस हैं। अब स्पोरेंजिया क्या चीज याद रखिएगा? स्पोरेंजिया को हम सिंगुलर में स्पोरेंजियम कहते हैं, याद रखिएगा कि वह सैक एंड थैलेनुमा स्ट्रक्चर जहां पे स्पोर बनते हैं वो कहलाती है क्या? स्पोरेंजियम कहलाती है। वर्ड भी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। स्पोरेंजियम क्या है? स्पोरेंजियम क्या होती है? सैक लाइक स्ट्रक्चर इन व्हिच स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड। वह थैलेनुमा संरचना जहां पे स्पोर बनते हैं हम कहते हैं स्पोरेंजियम, है ना। कौन सा बात हम लिखेंगे? सैक मतलब क्या? सैक लाइक स्ट्रक्चर, सैक स्ट्रक्चर व्हिच स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड, स्पोर बनते हैं, स्पोर्स आर, स्पोर बनेंगे, इसे कहा जाएगा स्पोरेंजिया। अब हम लोगों ने क्या कहा? स्पोर दो तरह के होते हैं, स्मॉल साइज वाले माइक्रोस्पोर और लार्ज साइज वाले मेगास्पोर तरह होते हैं। तो जिस स्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोर बनते हैं उसे हम कहेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम, और जिस स्पोरेंजियम के अंदर मेगास्पोर बनेगा उसे कहा जाएगा मेगास्पोरेंजियम। ये जो स्पोरेंजियम है भी दो तरह की हो जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ स्पोर्स प्रोड्यूस्ड, यानी जिस स्पोरेंजियम में जिस किस्म का स्पोर बनेगा वैसा ही हमारी स्पोरेंजियम होगी। जिस स्पोरेंजियम में स्मॉल साइज वाले माइक्रोस्पोर बनेंगे उसे कहा जाएगा माइक्रोस्पोरेंजियम, कहलाएगी माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम। और जिस स्पोरेंजियम में लार्ज साइज वाले बड़े आकार वाले मेगास्पोर बनेंगे कहा जाएगा मेगास्पोरेंजियम, कहा जाएगा मेगा। इसको हम लोग माइक्रोस्पोरेंजियम भी कहते हैं या माइक्रोस्पोरेंजियम का ही एक और नाम है माइक्रो। अब देखिए स्पर्म में जो माइक्रोस्पोरेंजियम होती है के अंदर हम लोग पूरा पढ़ा जाएगा। के अंदर कहते हैं माइक्रोस्पोर बनता है, के अंदर बनते हैं माइक्रोस्पोर, याद रखिए बनते हैं माइक्रोस्पोर। पूरा डिटेल इसका हम लोग को पढ़ना है। माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, फिर माइक्रोस्पोर का फर्दर डेवलपमेंट होता है, ये बन जाता है आपका पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन जाता है। और फिर ये पॉलन ग्रेन मेल स्ट्रक्चर से निकल के पहुंचता है फीमेल स्ट्रक्चर पे, और उसे आप कहते हैं पॉलिनेशन। सारी बात हम डिटेल में पढ़ेंगे। और पॉलिनेशन के बाद जो पॉलन ग्रेन होता है ध्यान दीजिएगा, इससे क्या होता है याद रखिए, हर पॉलन ग्रेन से 2 मेल गैमेट बनते हैं। क्या होता है इससे? 2 मेल गैमेट बनते हैं। और ये सारी बातों का हम डिटेल करके देखें इस तरह से
माइक्रोस्पोरेंजियम की स्ट्रक्चर क्या होती है, के अंदर माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन कैसे होता है, फिर माइक्रोस्पोर्स पॉलन ग्रेन में कैसे ट्रांसफॉर्म होते हैं, फिर पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं आगे चल करके और मेल सेक्स ऑर्गन के स्टिग्मा पर कैसे पहुंचते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। फिर वहां पर आगे चल करके यहाँ पर जो पॉलन ग्रेन्स है उनका फर्दर डेवलपमेंट कैसे होता है, हर पॉलन ग्रेन से 2 मेल गैमेट बन जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, माइक्रोस्पोरेंजियम और माइक्रोस्पोर का रिलेशन किससे है, ध्यान दीजिएगा, मेल से है, मेल से। माइक्रोस्पोर एंड माइक्रोस्पोरेंजियम का संबंध किससे है, मेल से है। माइक्रोस्पोरेंजियम को हम मेल स्पोरेंजियम भी कहते हैं और माइक्रोस्पोर को हम लोग मेल स्पोर भी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। माइक्रोस्पोरेंजियम की आप एक और वर्ड यूज कर लीजिएगा, मेल स्पोर, मेल स्पोर, ध्यान दीजिए। अगर एंजियोस्पर्म की बात कर रहे हैं, मेल स्पोर। और इसी प्रकार से जो माइक्रोस्पोर्स हैं, एक क्या है, मेल स्पोर, मेल स्पोर। आप देख रहे हैं इसी माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोर बनता है, इसे ही माइक्रोस्पोर पॉलन ग्रेन में ट्रांसफॉर्म होता है और फिर इसी पॉलन ग्रेन तो मेल गैमेट, देखिए क्या क्या मेल गैमेट बनता है। ये हम लोग माइक्रोस्पोरेंजियम को मेल स्पोरेंजियम कहते हैं और माइक्रोस्पोर को मेल स्पोर भी कहते हैं। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए, लेकिन इतना नहीं हमको पढ़ना है, हमको तो पूरी माइक्रोस्पोरेंजियम के बाद से माइक्रोस्पोरेंजियम माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है, कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कैसे होती है, माइक्रोस्पोर्स पर कैसे बनते हैं और फिर इनके अंदर आगे चलकर क्या डेवलपमेंट होता है जिससे कि माइक्रोस्पोर बदल जाता है पॉलन ग्रेन में, ये देखना होगा। और फिर पॉलन ग्रेन फिर आगे चल के पॉलिनेशन कैसे होता है, इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिसके कारण, ये सब क्वेश्चन खूब देता है, भर भर के क्वेश्चन मिलता है आपको यहाँ से, है ना। Which condition induces the autogamy यानी सेल्फ पॉलिनेशन, इस कंडीशन के कारण सेल्फ पॉलिनेशन होता है, इस कंडीशन के कारण क्रॉस पॉलिनेशन होता है। पॉलिनेशन के टाइप कौन कौन से होते हैं, उनकी एजेंसी कौन कौन से, सब टॉपिक बड़े मजेदार हैं, इंटरेस्टिंग और खूब देखना होगा। और फाइनली दो मेल गैमेट कैसे बनते हैं, तो मेल साइड से इतनी सारी बातें आपको यहाँ पर करनी। हमने तो आपको आज बताया है, क्या बताया है, माइक्रोस्पोरेंजियम यानी कि जो हमारा जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट है वहां पे एंथर जो होता है कैसा होता है, एंथर का कैरेक्टर कैसा होता है, कि हमने आपको दिखाया है। और वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये देखिए आपके सामने फिर दोबारा आ गई। अगर एक एंथर का अगर हम ट्रांजिशन काटेंगे तो आपको ये पूरी फिगर बीच से यहाँ पे ऐड कर दिया है, तो एक इसका लेफ्ट पार्ट, एक इसका राइट पार्ट बता दिया आपको। तो थीका होते हैं, ये कहते हैं डाइथिकस, और इसके अंदर हर कॉर्नर में एक एक माइक्रोस्पोरेंजियम का पूरा डेवलपमेंट हम लोगों को पढ़ना है कि माइक्रोस्पोरेंजियम कैसे डेवलप होती है, आ जाएगा। इधर से आप देख रहे हैं कि हर कॉर्नर पे यहाँ पे 4, यहाँ पे एक एक माइक्रोस्पोरेंजियम होती है। टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम कितना हो गया, 1 and 4, 4 हो गया। कि आपने क्या कह दिया, जनरली एंथर जो होता है डाइथिकस और टेट्रास्पोरेंजियम होता है। फिर हमने कहा जनरल के साथ साथ जो एक्सेप्शनल पॉइंट्स होते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हर एग्जामिनेशन, और इसमें 2 पॉइंट या 2 नई चीजें आपको याद करनी है। यह है तो फैमिली मालवेशी है, ध्यान दीजिएगा, इसमें जनरल एंथर का आधा हिस्सा ही होता है, यानी केवल एक ही थीका, एक ही लोब होता है। सर हमारा हो गया मोनोथीकस, है ना, और स्पोरेंजिया केवल रह जाती है 2, यानी कि 22 स्पोरेंजिया। बात आप याद रखिए, मालवेसी फैमिली में एंथर कैसा होता है, मोनो 22। जनरल एंथर कैसा होता है, डाइथिकस एंड ये होता है। एक्सट्रीम केस मैंने बताया कि एक प्लांट है आर्सिथोबियम, वहां पे खाली बस एक ही माइक्रोस्पोरेंजियम होता है, कहते हैं माइक्रो। सारी बात आप याद रखें, और इसके बाद से के मेल के सारे एक पार्ट करके हम लोग को, है ना। तो इस तरह से हम लोग अब अगले क्लास में एक एक करके हर बातों का डिटेल पढ़ेंगे। थोड़ा सा आपको और थोड़ा बता दूं कि हमको मेल पार्ट में क्या क्या पढ़ना है, क्या डिटेल हमको पढ़ना चाहिए। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हमको पढ़ना होता है डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम।
डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम का डेवलपमेंट हमको पढ़ना हो। एक बात ध्यान दीजिएगा, तो एम्ब्रियोलॉजी में जो थोड़ा ज्यादा टेक्निकल और कॉम्प्लेक्स पॉइंट होता है ना, वो मेल वाले पार्ट के से रिस्पॉन्सिबल या मेल वाले पार्ट से जुड़ा हुआ है। थोड़ा सा मेल वाला पार्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो पूरी माइक्रोस्कोप का डेवलपमेंट हमको पढ़ना पड़ेगा। आगे चल के हम देखेंगे कि जो एंथर जो होता है एंथर, तो उसमें शुरू शुरू में एंथर जो होता है, जो यंगर एंथर होता है, वो सर्कुलर इन आउटलाइन होता है। देखिए आप मान लीजिए अगर आपका यंगर एंथर है, अगर टीएस काटेंगे तो सर्कुलर इन आउटलाइन होता है। ध्यान दीजिएगा, अगर आप यंगर एंथर का ट्रांसफर सेक्शन काटेंगे यंगर एंथर का, तो उसमें क्या दिखाई पड़ेगा आपको, बस खाली एक आउटर लेयर यहां पर होगी, तो हम लोग एपिडर्मिस कह लेंगे, और इसकी सारी सेल एकदम एक जैसे होती, कोई डिफरेंस नहीं होता। कंडीशन में कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता, और इसकी सारी जो सेल्स होती है बिल्कुल यहाँ पे एक जैसी होती है। यंगर एंथर में कोई डिफरेंस होता, और सारी सेल इसकी जो होती है एक जैसी होती, कोई डिफरेंस होता नहीं है। ये हम यंगर एंथर को हम लोग क्या कहते हैं, कहते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा, इसे कहा जाता है होमोजीनस मास ऑफ सेल। सारी सेल्स यहाँ बिल्कुल एक जैसी होती है, कोई अंतर होता ही नहीं है। यंगर एंथर आपका ऐसा होता है, लेकिन आगे चल करके जब यही एंथर आपका थोड़ा और मेच्योर होता है, तो आप पढ़ेंगे आगे चल के, तब इसमें धीरे धीरे अब ये क्वाड्रेंगुलर, ऐसे चौकोर ऐसे होने लगता है, ऐसे कार्नर्स निकलने लगते हैं, है ना। तो पहले शुरू शुरू में ऐसा एंथर होता है, आगे चल के क्वाड्रेंगुलर हो जाएगा। लेकिन इस क्वाड्रेंगुलर एंथर के भी सारी सेल एक जैसी होती हैं, अभी कोई सेल डिफरेंशिएशन यहाँ नहीं होता है। आगे देखा जाएगा कि आगे चल करके यहाँ पे क्या होता है, इससे बल्जिंग बाहर निकल आते हैं, ऐसे बल्जिंग होती है, बाहर निकल आते हैं, चारों कोने चार उभार ऐसे निकल आते हैं। और जब ये चारों कोने पे चार उभार निकल आते हैं, तो अब इस कंडीशन में हर जो बल्ज है, हर उभार है, हर कार्नर है, कुछ सेल साइज में बड़ी हो जाती है। ठीक है ना, सारे डिटेल हम एक एक करके पढ़ेंगे, कोई पॉइंट हम लोग छोड़ेंगे नहीं, और साथ में हम लोग कंपटीशन के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे सारे के सारे। तो आप ध्यान दीजिएगा, अब ये चार कोने वाला हो गया, फोर कार्नर वाला हो गया, बल्जिंग हो गई। और देखिए इसमें से अब कुछ सेल साइज में देखिए बड़ी हो जाती है, समझ में क्या है ना। तो यहाँ पे कुछ सेल साइज में बड़ी हो जाएंगी, और बाकी सेल यहाँ पे साइज में छोटी रहेंगी। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे बल्ज है, उभार है, याद रखिएगा। इसमें मान लिया आपने कहा कि ये सेल साइज में छोटी, और ये सेल यहाँ देखिए साइज में बड़ी हो गई, तो सेल साइज में बड़ी हो जाती, याद रखिएगा, ये कहते हैं आर्चेस्पोरियल सेल। मैंने आपसे कहा ना कि थोड़ा सा जो मेल पार्ट है वो ज्यादा टेक्निकल है, तो ज्यादा टर्म्स मिलेंगे, ज्यादा टाइप की सेल्स मिलेंगे, लेकिन सारी कॉम्प्लेक्सिटी खाली मेल पार्ट में है। मेल पार्ट में आप लोग उबिएगा नहीं, आप कोई जल्दीबाजी नहीं करेंगे, हर पार्ट के आप समझेंगे और याद करेंगे। मेल पार्ट जैसे ही पूरा होगा, आगे आपकी मियाजी बड़ी बड़ी जो तो सबकी हो जाएगी और इजी भी हो जाएगी। लेकिन मेल पार्ट में भाई अगर आप पूरा अगर कंपटीशन पढ़ेंगे, मेल पार्ट में थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी है, वही मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ। जो सेल साइज में बड़ी हो गई, ध्यान दीजिएगा, अब इस सेल को हम क्या बोलेंगे, सब सेल क्या कहलाती है, आर्चेस्पोरियल सेल कहलाती है, आर्चेस्पोरियल सेल कहलाती है, आर्चेस्पोरियल सेल कहलाती है। और ये जो आर्चेस्पोरियल सेल्स होती है ना, यही आगे चल करके माइक्रोस्पोरेंजियम भी बनाती है। इसीलिए आर्चेस्पोरियल सेल का एक दूसरा नाम भी है, का नाम है माइक्रोस्पोरेंजियल इनिशियल सेल। देखो सब नाम आ रहे हैं भाई, लेकिन क्या करें भाई, सिलेबस क्या पड़ेगा, याद करना पड़ेगा आपको। तो सेल साइज में बड़ी हो गई हैं, जिनका प्रोटोप्लाज्म डेंसर हो गया है, का न्यूक्लियस प्रोमिनेंट बड़ा हो जाता है, का नाम क्या है, आर्चेस्पोरियल सेल। और ये काम कहां पर होगा, चारों कोने पर होगा, चारों कार्नर पर होगा। एक कार्नर पे आप जो पढ़ेंगे वही बातें ऑल द रिमेनिंग थ्री पे भी लागू होगा। इसी आर्चेस्पोरियल सेल से फ्यूचर में क्या बनेगा, माइक्रोस्पोरेंजियम बनेगी। और इसीलिए हम इस आर्चेस्पोरियल सेल को याद रखिएगा, इसी और नाम क्या है, का एक और नाम है स्पोरेंजियल इनिशियल सेल। हम कहते हैं स्पोरेंजियल
इनिशियल, इसको हम स्पोरेंजियल इनिशियल ही कहते हैं। इनिशियल करना, इनिशिएशन का मतलब क्या होता है? प्रारंभ करना, शुरुआत करना। यही स्पोरेंजियम का शुरुआत करती है ना। अब इसके बाद याद रखिएगा, स्पोरेंजियम का डेवलपमेंट दो तरह का होता है, और ये टर्म भी बार बार एग्जाम में पूछा गया है कि मैं बोल रहा हूं, आप सुनिए। एक है टू स्पोरेंजिएट टाइप ऑफ डेवलपमेंट, और एक का नाम है लेप्टोस्पोरेंजिएट टाइप ऑफ डेवलपमेंट। ये दो टर्म बड़े फ्रीक्वेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, टर्म है। तो अब क्या मैंने आपसे क्या कहा, तो कॉर्नर पे साइज में बड़ी हो गई हैं, जिनका प्रोटोप्लाज्म डेंसर हो गया है, जिनका न्यूक्लियस प्रोमिनेंट हो जाता है, वो कहलाती हैं आर्चेस्पोरियल सेल कहलाती हैं। और इन्हीं आर्चेस्पोरियल सेल्स आगे चल करके माइक्रोस्पोरेंजियम, इसलिए इनको हम माइक्रोस्पोरेंजियल इनिशियल कहते हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम, अब हमने आपसे कहा तो स्पोरेंजियम का डेवलपमेंट है दो प्रकार का होता है, एक का नाम है टाइप ऑफ डेवलपमेंट, और एक होता है लेप्टोस्पोरेंजिएट टाइप ऑफ डेवलपमेंट। दो टर्म है, यानी कि हमने आपसे क्या कहा, एक हमने कहा ये हमारा कौन सा है, यू स्पोरेंजिएट, यानी डेवलपमेंट कैसा है, यू स्पोरेंजिएट, स्पोरेंजिएट। और एक होता है लेप्टोस्पोरेंजिएट, लेप्टोस्पोरेंजिएट। ये दो तरह का स्पोरेंजियम डेवलपमेंट होता है। अब देखिए कब कहा जाएगा यू स्पोरेंजिएट और कब कहा जाएगा लेप्टो, ध्यान दीजिए। तो ये जो माइक्रोस्पोरेंजियल इनिशियल सेल, जिसको हम कह रहे हैं आर्चेस्पोरियल सेल, अगर ये ग्रुप में होती हैं, मतलब मोर देन वन, अगर ये ग्रुप में होती हैं और पूरे ग्रुप की यहाँ पर जो आर्चेस्पोरियल सेल्स या माइक्रोस्पोरेंजियल इनिशियल सेल्स हैं, अगर पूरा ग्रुप ऑफ आर्चेस्पोरियल सेल मिलकर अगर स्पोरेंजिया बनाएगा, कहा जाएगा टाइप ऑफ डेवलपमेंट। तो आप यहाँ पे क्या रखेंगे, ग्रुप ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियल इनिशियल सेल्स प्रोड्यूस द माइक्रोस्पोरेंजियल, याद रखना है पूरा ग्रुप। आप याद क्या रखेंगे, यहाँ पे देखिएगा, ग्रुप ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियल इनिशियल, माइक्रोस्पोरेंजियल सेल्स प्रोड्यूस माइक्रोस्पोरेंजियल, सब टेक्निकल टर्म आप ढंग से याद रखें, है ना। अगर पूरा ग्रुप मिलके अगर बनाएगा तब क्या बोलेंगे, बोलेंगे स्पोरेंजिएट टाइप ऑफ डेवलपमेंट। और एंजियोस्पर्म में यही पाया जाता है, यानी एंजियोस्पर्म में जो स्पोरेंजियम का डेवलपमेंट होता है वो होता है यू स्पोरेंजिएट टाइप का, यानी कॉर्नर पे जो लार्जर सेल डिफरेंशिएट होती है ग्रुप में होती है, एक से अधिक बड़ी संख्या में होती है। और जब मोर देन वन या आर्चेस्पोरियल सेल मिल करके बनाती हैं एक माइक्रोस्पोरेंजियम, ये सब मिलकर बनाएंगे यहाँ पर एक माइक्रोस्पोरेंजियम, यही कहा जाता है यू टाइप ऑफ डेवलपमेंट। एंजियोस्पर्म में कैसा डेवलपमेंट होता है, तो आप बोलेंगे यू टाइप ऑफ डेवलपमेंट होता है, यहाँ पर होता है। लेकिन आप देखेंगे तो तमाम जो टेरिडोफाइट्स हैं वहां क्या हम देखेंगे, ये पूरा ग्रुप नहीं, बस एक सिंगल, पूरा ग्रुप नहीं, खाली बस एक सिंगल आर्चेस्पोरियल सेल होगी, वही पूरी की पूरी माइक्रोस्पोरेंजियम बना देगी। यानी यहाँ पे कह रहे हैं ग्रुप के पूरा ग्रुप में बनाएगा स्पोरेंजिएट में। लेप्टो में क्या होता है, सिंगल यहाँ पर खाली मान लीजिए एक सेल, सपोज करिए मैं टेरिडोफाइट का एग्जांपल यहाँ दे रहा हूँ, माने का एक सेल है, यही जो अकेली जो आर्चेस्पोरियल सेल होगी वही पूरा का पूरा माइक्रोस्पोरेंजियम बना देगी। और जब माइक्रोस्पोरेंजियम का डेवलपमेंट अकेले सिंगल एक आर्चेस्पोरियल सेल से होता है, कहते हैं लेप्टोस्पोरेंजिएट टाइप ऑफ डेवलपमेंट कहा जाता है। क्या कह सकते हैं, स्पोरेंजियम यानी होल, पूरा का पूरा, पूरी जो स्पोरेंजियम है खाली एक सेल से बन जाएगी, यानी होल ऑफ स्पोरेंजियम
डेवलप्स फ्रॉम सिंगल आर्च स्पोरियल सेल, ध्यान दीजिएगा, डेवलप्स पूरी की पूरी जो स्पोरेंजियम है डेवलप हो जाएगी फ्रॉम किसने, खाली एक सिंगल आर्च स्पोरियल सेल या सिंगल माइक्रोस्पोरेंजियल इनिशियल सेल, फ्रॉम सिंगल, ध्यान दीजिएगा सिंगल, सिंगल, और हम इसको बोल रहे हैं शॉर्ट में आर्च स्पोरियल सेल, सिंगल या पूरा लिख दें माइक्रो स्पोरेंजियल, माइक्रोस्पोरेंजियल इनिशियल, समझने की बात है ना। अगर खाली एक ही स्पोरेंजियल इनिशियल पूरी स्पोरेंजिया बना दे तो कहा जाएगा लेप्टोस्पोरेंजियल टाइप। लेकिन अगर पूरा माइक्रोस्पोरेंजियल सेल का अगर पूरा ग्रुप मिलकर के अगर एक स्पोरेंजियम बनाएगा कहा जाएगा यूस्पोरेंजियल टाइप ऑफ डेवलपमेंट। दोनों ही बड़े टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं, आप याद रखिएगा। आज हमने आपको ढेर सारी टेक्निकल बातें हमने का प्रयास किया है। आई होप कि आप इसको समझेंगे। और मैंने ये भी कहा जब तक हम मेल सेक्स आर्गन और उसके बाकी जो एक्सेसरी पार्ट का जो डेवलप थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़ा सा लेंदी भी है, नई नई सेल्स नए नए पार्ट वहाँ देखने को हमको मिलते हैं, तो हमको याद करना। मेल वाले पार्ट में हम कोई उकताएंगे नहीं और आप लोग जल्दबाजी भी उसमें साथ में होने जैसी बात नहीं होनी पार्ट है, हमको ढेर सारा क्वेश्चन है वो सीधी सीधी बात है भाई। अगर थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़ा सा भी मैं फिगर बना बना के हर बात आपको प्रयास करूंगा कि बिल्कुल आपको आपके पूरा कंटेंट आपके दिमाग में छप जाए। ये लंबा एक्सपीरियंस है, 7 ईयर्स से पढ़ा रहा हूँ, तो पूरा ये जानकारी है कि सारी बातें दिमाग में कैसे पढ़ाई जाए तो आपको दिखेगा। तो अगले क्लास में हम सिस्टमेटिकली पूरा का पूरा डिटेल करके दिखाया जाएगा। और देखिए आगे चल कर हम लोग अपने अगर आप क्लासेस बढ़ा लेंगे, ड्यूरेशन बढ़ा लेंगे और पूरा प्रयास करेंगे कि आपका कोर्स कंप्लीट हो, रिवीजन हो, मैक्सिमम लोगों का सिलेक्शन। बस आज हम अपनी क्लास यहीं रोकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे की बात करेंगे। ट्राई करिए। हेलो।